जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपका एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर आपका लिखित क्वेश्चन पेपर है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का दोस्तों लिखित एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ठीक है। ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी छात्र छात्राएँ हैं, उनको हेल्प हो सके। आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और लिखना कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और आपको लिखना कैसे है, ठीक है। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। चले आपको बता दें दोस्तों, ये बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, यदि आपकी क्वेश्चन जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है, ठीक है, पेपर का नाम लिखा होगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर्कोलॉजी एंड कल्चर, या फिर लिखा होगा अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन जो एडमिट कार्ड मिला होगा, प्रवेश पत्र, उस पर लिखा रहता है आपके, ठीक है, कि इस दिन इस पेपर का एग्जाम है आपका, ठीक है दोस्तों। चले देखें, किसी किसी कॉलेज में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किसी किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन जो आपका पूर्णांक यहाँ पर है 75, ये सभी कॉलेज में सेम रहता है, ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो नोट दिया रहता है। अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। नोट जरूर पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर है उसके 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, जो भी प्रथम प्रश्न है लॉन्ग आंसर का वो अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। लॉन्ग आंसर में प्रत्येक इकाई दिया है, उसका प्रत्येक इकाई से एक आंसर देना है। 2 क्वेश्चन पूछा होगा, अथवा करके पूछता है और करके, ठीक है। चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला, इस तरह से, ठीक है। आगे आपका लिखा है प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित है, यानी इधर आपका 10 नंबर, ठीक है, 3.5 नंबर या 2 नंबर, इस तरह से लिखा रहेगा। आगे ध्यान दीजिए, लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न का हमें 200 शब्द में उत्तर देना है। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों हैं इनकी हमें जो अधिकतम सीमा है 500 शब्द है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखें, इसमें आपका पहला पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो पूछा गया ये आपका लघु उत्तर प्रश्न है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके डायरेक्ट लघु उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। किसी किसी कॉलेज में, आपके ज़्यादातर कॉलेज में पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चले, अब आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वेदांग साहित्य, और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100% एकदम हर साल आते हैं, वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में बताऊंगा, ठीक है। चले ध्यान रखिएगा बाबू, जो वेदांग साहित्य है ये आपका हमेशा आता है, ठीक है। वेदांग आपका जो लेक्चर है ये आपका हमेशा आता है, 100% इसे तैयार करना है। अभी मैं इसका उत्तर बता दूंगा। और ध्यान रखिएगा 200 शब्दों में उत्तर देना है भैया, ठीक है, कम नहीं लिखना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका रामायण है, महाभारत है, ये तो एकदम 100% गारंटी है, क्योंकि इसके पहले दोस्तों मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो पहला जो लिंक है प्लेलिस्ट का है। जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी क्लास मैंने कराए हैं, एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के, सब आपको मिल जाएंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, पहला क्वेश्चन पेपर, उसमें रामायण और महाभारत भी आया था। यानी रामायण और महाभारत आपके हर साल पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है तो लिखना है, प्राचीन इतिहास में फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और वेदांग साहित्य भी आपका हमेशा आता है। तो एकदम 100% इसे मान के चलिए आपके एग्जाम में आएगा, रामायण महाभारत और वेदांग साहित्य, ठीक है। इन तीनों का अभी मैं आपको उत्तर बताऊंगा। आगे मैं पहले आपको बता देता हूँ,
इसके बाद आपका आता है कालीबंगा। कालीबंगा भी आपका 100% है, एकदम आएगा, इसे भी तैयार करना है। इसका भी उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगा। सभा, इसे स्किप कर दीजिए, हमेशा नहीं पूछता है, 2-3 बार केवल पढ़ेंगे भैया, ठीक है, 2-3 बार, ताकि आएगा एग्जाम में तो आप लिख लेंगे, ठीक है। विदथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दीजिए, 2-3 बार इसे केवल पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद आपका आता है मेसोपोटामिया। ये आपका 100% गारंटी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, लिख के मान के चलिए, ठीक है, एकदम 100% आएगा आपका मेसोपोटामिया के बारे में लिखने के लिए। इखनाटन कौन था भैया, ये आपका नहीं आता है, 2-3 बार केवल पढ़ेंगे, इसका उत्तर मैं अभी आपको बता देता हूँ। चले, इसके बाद है कन्फ्यूशियस कौन था, लाओ त्से कौन थे भैया। इन जो कन्फ्यूशियस थे इनके बारे में हमेशा पूछता जाता है, लाओ त्से के बारे में लगभग 90% पूछता है, लेकिन 100% कन्फ्यूशियस को तैयार करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाओ त्से हमेशा नहीं पूछता है, तो कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 90% ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, आगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्ट तो आपका सेम ही रहता है। जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 सारे कॉलेज में सेम होते हैं, तो प्रश्न जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो अलग अलग होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका यूनिट 1 यानी इकाई प्रथम में आपका पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण पर प्रकाश डालिए। यह हमेशा नहीं पूछा जाता आपका, ठीक है, स्किप कर दीजिए, 4-5 बार केवल इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला इसमें देखिए, अथवा करके इसमें पूछा आपका, ठीक है, पहला प्रश्न करना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला, इस तरह से अगर क्वेश्चन पेपर देगा तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैदिक साहित्य की विवेचना कीजिए। वैदिक साहित्य आपका एकदम 100% बाबू गारंटी है, आपके एग्जाम में प्रश्न में ये आएगा, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 से आपका प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हड़प्पा सभ्यता का आपको याद करना पड़ेगा, ये 100% गारंटी है। ये भी प्रश्न हर साल पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से। कभी पूछेगा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए, कभी पूछेगा सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए, कभी कहेगा कि आप आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई उस पर प्रकाश डालिए। इस तरह से प्रश्न पूछता है, तो हड़प्पा सभ्यता एकदम इम्पॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, ये आता है, ठीक है। चले, अगला इसमें अथवा करके दिया है। अथवा में आपका पूछा गया है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ एंड वैदिक आर्यास, ठीक है, यानी आपका जो वैदिक आर्य थे उनके आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो वैदिक आर्यों के आर्थिक और ये हमेशा नहीं पूछा जाता, ठीक है, 4-5 बार पढ़ लेंगे। इसका उत्तर देखें कहाँ मिलेगा, आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, या फिर आपके पास बुक होगा, गाइड होगा, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट में आप प्रश्न को लिखिएगा, सुमेरियन सभ्यता में सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, सर इसका उत्तर बता दीजिए, तो आपको उत्तर इसका बता दिया जाएगा, ठीक है। चलें, हालांकि अभी नवंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में, उसके पहले मैं आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बता दूंगा, ठीक है, जो भी लॉन्ग आंसर है और जो भी दीर्घोत्तरी का मैं आज बता दूंगा, जो लॉन्ग आंसर है इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सुमेरियन सभ्यता ये आपकी 100% गारंटी है, एकदम ये प्रश्न आएगा, इसे तैयार कर लेना, ठीक है। हम्मुराबी, ये आपका अति लघु में पूछता है, ठीक है, अति लघु में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है भैया हम्मुराबी, ठीक है। हम्मीराबू की विधि संहिता पर प्रकाश डालिए, तो एकदम 100% गारंटी। अच्छा, हम्मुराबी जा कर के देख लीजिएगा, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें हम्मुराबी क्या है इसके बारे में मैंने बताया है डिटेल में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, जा कर के आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। चलें, अभी कल जाइएगा, ठीक है, आज मैं जो प्रश्नों को बताऊंगा उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, बेबीलोनियन यहाँ लिखा है, बेबीलोनियन लिखना चाहिए था। देखिए, बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, कभी पूछेगा सामाजिक जीवन का वर्णन करें, आर्थिक जीवन का वर्णन करें। तो बेबीलोनियन सभ्यता जो है बाबू एकदम इम्पॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, ठीक है, ये आपका आएगा एग्जाम में बेबीलोनियन सभ्यता से, तो इसे तैयार करना है, इसे मैं उत्तर बताऊंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। चले, अब अगला है मिस्र नील नदी का वरदान है, व्याख्या कीजिए। एकदम 100% गारंटी है,
मिस्र की जो नील नदी है भैया, इससे एक प्रश्न आपका आता है एकदम 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो इसे भी तैयार करना है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, हालांकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी। अभी मैं आपको बता दूंगा इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, वेदांग साहित्य क्या है, रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में। अब ध्यान रखिएगा 200-200 शब्दों में उत्तर देना भैया। ठीक है, 200-200 शब्दों में। अच्छा, कालीबंगा क्या है, सभा क्या है, विदत क्या है, मेसोपोटामिया क्या है भैया। मेसोपोटामिया के बारे में 200 शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इखनाटन कौन था, इसके बारे में भी लिखना है। चलिए, उसके बाद लाओत्से हैं, कन्फ्यूशियस है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूं, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम जो है बंद होने वाला है। कभी भी बंद हो सकता है, बैन हो सकता है, हमेशा के लिए, हर देश में। ठीक है, इंडिया में ही नहीं, हर देश में बैन हो सकता है। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर नहीं बंद हुआ तो दोनों जगह आप रहेंगे और दोनों जगह सेंड किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट्सएप आप सभी लोग चलाते होंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, मैं इन सभी का उत्तर बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, वेदांग साहित्य क्या है। ठीक है, वेदांग साहित्य, इसे जानना अनिवार्य है। ठीक है, और ये एकदम 100% गारंटी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर बताए थे और एग्जाम में आया भी है। वेदांग साहित्य 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा उत्तर को। वेदांग जो है हिंदू धर्म के वेदों के 6 अंग हैं, जो हिंदू धर्म है। ठीक है, ये वेदांग, इसके 6 अंग है हिंदू धर्म के। कौन कौन से, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है छंद और छठवां है निरुक्त। ठीक है, इन सभी को डिटेल से बताएंगे लास्ट में। आपको इसी तरह से उत्तर लिखना है या फिर आपके पास दूसरी टेक्निक हो, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले, बुक में किसी और तरह से भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इन 6 अंगों को वेदों के अर्थ को समझने में सहायक शास्त्र माना जाता है। इन अंगों को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, जैसे कि पाणिनि, पिंगल, ढौर और यास्क। ठीक है, ये सभी अंग गद में लिखे गए हैं। ठीक है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, गद और छंद निरुक्त हैं, ये सभी गद में लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए इन अंगों को छंदों, ध्वनि, भाषा की संरचना, व्याकरण, भाषाई विश्लेषण और अन्य विषयों में अंतर्दृष्टि देने के लिए विकसित किया गया था। इन अंगों ने उत्तर वैदिक अध्ययनों, कलाओं, संस्कृति और हिंदू दर्शन के विभिन्न विद्यालयों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए कल्प वेदांग अध्ययनों ने धर्मसूत्र को जन्म दिया, जो बाद में धर्मशास्त्र में विस्तारित हुए। ठीक है, वेदांग साहित्य वेदों को समझने और उनके अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, देखें जो आपके 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग को एकदम एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, देखिए पहला है आपका शिक्षा। यह वेदों के सही उच्चारण और पाठ करने की विधि पर आधारित है। कल्प क्या है भैया, यह वेदों के अनुसार यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन करता है। इसके बाद तीसरा है आपका व्याकरण। यह संस्कृत भाषा के नियमों और संरचना का ज्ञान प्रदान करता है। चौथा है निर्वचन यानी निरुक्त। यह वेदों में प्रयुक्त शब्दों और उसके अर्थों की व्याख्या करता है। पांचवा है छंद। यह वेदों में प्रयुक्त छंदों और उनके स्वरूप का ज्ञान देता है। छठा है ज्योतिष। यह वेदों के अनुसार समय, ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इसी तरह से आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बाबू। चले, दूसरा आपका पूछा गया था रामायण। रामायण क्या है, इसे जानना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है भैया। तो देखें, रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है रामायण। ठीक है, जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं।
ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ध्यान रखेंगे। आपको इसी तरह से उत्तर लिखना है, बिल्कुल भी स्किम नहीं करेंगे। ठीक है, देखें, कथा के अनुसार राम को अपने पिता दशरथ के आदेश पर 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम अपने मित्र हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण कर सीता को रावण से मुक्त कराते हैं। अंततः राम अयोध्या लौटकर राजा बनते हैं। उसके बाद आपको लिखना है बाबू, रामायण केवल एक कथा ही नहीं है, बल्कि यह धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और आदर्शों का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इसमें भगवान राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। रामायण ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है और आज यह भी एक प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, देखिए 200 शब्दों में इसी तरह से बाबू लिखना है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद आता है आपका महाभारत। ठीक है, देखिए, महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था। यह काव्य कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा है, जिसमें कौरव और पांडव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। महाभारत में धर्म, अधर्म, नीतियों और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, महाभारत में मुख्य पात्रों में पांडव कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और कौरवों में कौन था? दुर्योधन व उनके भाई थे, कुल 100 भाई थे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध से पहले गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और इसे महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठीक है, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षाएं देती है। इसमें नीति, राजनीति, धर्म और मानव जीवन की जटिलताओं को समझाया गया है। महाभारत का संदेश यह है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। चले आगे आपको देखना है कालीबंगा। कालीबंगा आपको कैसे लिखना है 200 शब्दों में, ध्यान देंगे। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक और परवर्ती दोनों चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। कालीबंगा की खुदाई 1953 में शुरू हुई थी और इससे प्राप्त अवशेषों ने इस सभ्यता के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, मिट्टी की मुहरें और कृषि के प्रमाण मिले हैं। आगे आपको इसमें लिखना है, कालीबंगा में पाए गए कृषि के प्रमाण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थलों में से एक है जहां हल के निशान मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के घरों की संरचना, जो स्नानागार हैं और जो किलेबंदी है, इससे पता चलता है कि यह एक सुव्यवस्थित और विकसित नगर था कालीबंगा। ठीक है, देखिए, कालीबंगा की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर गहरी रोशनी पड़ी है और इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। चले, आपको सभा के बारे में लिखना है। सभा क्या है भैया? तो सभा का अर्थ एक संगठित बैठक या समूह में चर्चा करने का स्थान है, जहां लोग किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। भारत में यह शब्द अक्सर विधायी निकायों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, सभा का मुख्य उद्देश्य विचार विमर्श, निर्णय लेना और सामूहिक हितों के मुद्दों पर चर्चा करना होता है। आपको आगे इसमें लिखना है, देखिए, प्राचीन काल में सभा सामाजिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। राजा के दरबार में सलाहकारों और मंत्रियों की सभा होती थी, जहां राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। आज के समय में सभा महत्व, ठीक है, सभा का जो महत्व है लोकतंत्र में और भी बढ़ गया है। लोकसभा और राज्यसभा जैसे संस्थान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, जहां देश के प्रतिनिधि जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक संगठन भी अपने विचार और सिद्धांतों को फैलाने के लिए सभाओं का आयोजन करते हैं। सभा का
उद्देश्य न केवल निर्णय लेना होता है बल्कि विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा और समाज में सामूहिक चेतना का निर्माण करना भी होता है। चलें आगे आगे आपको लिखना है विदत एफ। ठीक है, आपका विदत क्या है? देखें, विदत प्राचीन वैदिक सभाओं में से एक है जिसका उद्देश्य ऋग्वेद में मिलता है। विदत क्या है? प्राचीन वैदिक सभाओं में से एक है, सभा है एक। ठीक है, विदत क्या है? एक सभा है। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, विदत का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना, उन्हें सुलझाना। ठीक है, यह सभा वैदिक समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिसमें जनजातियों के प्रमुख, वृद्ध और विद्वान लोग एकत्रित होते थे। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, आगे ज़रूर शेयर कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आगे आपको लिखना है विदत में। विदत में सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था और यहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान होता था। इस सभा में प्रमुख निर्णय लिए जाते थे, जैसे युद्ध की रणनीति, संपत्ति का वितरण और न्यायिक मामले। विदत का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह सभा केवल पुरुषों तक सीमित नहीं थी, यहाँ महिलाएं भी भाग लेती थी और अपनी राय व्यक्त करती थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए विदत इम्पोर्टेंट है, एकदम पढ़ लीजिएगा इसे 4-5 बार। ठीक है, वैदिक काल में विदत का मुख्य रूप से उपयोग सामाजिक एकता और संगठन के लिए किया जाता था। यह सभा जनजातियों के बीच संपर्क और सहयोग का माध्यम थी। विदत ने न केवल राजनीतिक निर्णय लेने में बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन को संगठित और संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, विदत का अस्तित्व वैदिक काल की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और समाज में विभिन्न वर्गों के सहयोग का प्रतीक है। चले आगे आपको इसमें लिखना है मेसोपोटामिया। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता का क्षेत्र था जो आज के इराक, कुवैत और सीरिया के हिस्से में फैला हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ तक फैला हुआ था भैया? प्राचीन सभ्यता का क्षेत्र है मेसोपोटामिया, जो इराक, कुवैत और सीरिया के हिस्से में फैला हुआ था। यह क्षेत्र टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, मेसोपोटामिया किस नदी के बीच स्थित था? टाइग्रिस और यूफ्रेटस, जिसके कारण इसे दो नदियों के बीच की भूमि कहा जाता था। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था और इस सभ्यता का पालना भी माना जाता है। देखें, आपको मेसोपोटामिया में आगे इस तरह से लिखना है। मेसोपोटामिया में सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया और असूरिया जैसी प्रमुख सभ्यताओं का उदय हुआ। सुमेरियों ने सबसे पहले लेखन प्रणाली, जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता है, इसका विकास किया। ठीक है, जो सुमेरियन थे, ठीक है, जो सुमेरियन थे मेसोपोटामिया में, ये सबसे पहले किसकी लेखन प्रणाली कौन शुरुआत किए थे? सबसे पहले मेसोपोटामिया के सुमेरियन। ठीक है, जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता था। ठीक है, इसका विकास किए थे। यहाँ की उन्नत कृषि व्यवस्था, नगर निर्माण और सामाजिक संगठन ने इसे प्राचीन विश्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में भी उन्नत थे। देखिए आगे आपको लिखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों और बाद की सभ्यताओं पर भी पड़ा। इसके शासक हम्मुराबी ने विश्व का पहला संहिताबद्ध कानून हम्मुराबी की संहिता तैयार किया। यद्यपि समय के साथ यह सभ्यता पतन की ओर बढ़ी, फिर भी इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व असीमित है। ठीक है, हम्मुराबी के बारे में लिखने के लिए आता है बाबू, इसको बताया भी है, एकदम विस्तार पूर्वक जा कर के आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में लिंक है, जा कर के देख लेंगे सारे क्लासेस। इखनाटन, देखिए इखनाटन जिसे अखेनातेन भी कहा जाता है, प्राचीन मिस्र का एक प्रसिद्ध फिरौन था इखनाटन। ठीक है, जिसने लगभग 1353 से 1336 ईसा पूर्व शासन किया। वह 18वें राजवंश का शासक था। ठीक है, इखनाटन 18वें वंश का राजवंश का शासक था। उसे मिस्र के धर्म में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जाना जाता है।
इखनाटन ने बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद की स्थापना की, जिसमें उसने सूर्य देवता, ठीक है, यानी आतेन की पूजा को प्रमुखता दी। उसने अपने नाम को भी बदलकर अखेनातेन कर लिया, जिसका अर्थ है आतेन का सेवक, ठीक है। आपको आगे इसमें लिखना है, अखनाटन जो था इखनाटन, इसने अपनी राजधानी थिब्स से हटाकर एक नई राजधानी अखेतातेन यानी आधुनिक अमारना के नाम से जाना जाता है, इसमें स्थापित की। उसने पारंपरिक मिस्री देवताओं की पूजा को बंद कर दिया, जिससे पुरोहित वर्ग में असंतोष फैला। इस धार्मिक क्रांति के साथ ही कला और वास्तुकला में भी परिवर्तन आया। उनके शासनकाल में, जो इखनाटन थे, इनके शासनकाल में मूर्तियों और चित्रों में अधिक यथार्थवाद और स्वाभाविकता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है, हालांकि जो इखनाटन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी तूतनाखामन और अन्य शासकों ने फिर से पुरानी धार्मिक मान्यताओं को बहाल किया। इखनाटन का शासनकाल मिस्र के इतिहास में एक अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसे अमारना काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलें, इसमें आगे है आपका कन्फ्यूशियस। जो कन्फ्यूशियस है प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिक विचारक थे, जिनका जन्म 551 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका असली नाम कोंग फूजी था, लेकिन वे कन्फ्यूशियस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके विचारों ने चीनी समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। कन्फ्यूशियस ने नैतिकता, सामाजिक संबंधों, न्याय और ईमानदारी पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक व्यक्ति को सद्गुण का पालन करना चाहिए, जैसे कि मानवता, सत्य और दया। आपको आगे इसमें लिखना है, कन्फ्यूशियस की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था, यानी मूल उद्देश्य था, शांति और सद्भावना स्थापित करना था। उनके विचारों का जो संकलन है अनलेक्टस नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं को संकलित किया है। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी करना है, ठीक है। चलें, आगे आपको लिखना है, कन्फ्यूशियस ने सामाजिक व्यवस्था में पारंपरिक मूल्यों का पुनर्स्थापना पर जोर दिया। उनके विचार कन्फ्यूशियसवाद के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसने चीन के साथ साथ अन्य पूर्वी एशियाई देशों की संस्कृति और समाज को प्रभावित किया। उनका योगदान आज भी समाज में नैतिकता और सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें आगे आपको लिखना है, जो लाओ त्से थे, इनके बारे में लिखना भैया, ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए, लाओ त्से प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक और लाओवाद के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और वे ताओ ते चिंग नामक ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं, जो ताओवाद का मूल ग्रंथ है। लाओ त्से जो हैं, इनका असली नाम लाओ तुजू था, जिसका अर्थ है वृद्ध गुरु या फिर प्राचीन शिक्षक, ठीक है। चले, आपको आगे लिखना है, इसमें लाओ त्से के दर्शन का मुख्य सिद्धांत ताओ है, जिसका अर्थ मार्ग या पथ होता है। उन्होंने सिखाया कि ताओ वह प्राकृतिक नियम है जो ब्रह्मांड को संतुलित करता है, और इसे समझने के लिए व्यक्ति को सरलता, स्वाभाविकता और विनम्रता का पालन करना चाहिए। लाओ त्से ने वू वेई की अवधारणा पर जोर दिया, जिसका अर्थ है करने के बिना करना। यह विचार करता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल में रहना चाहिए और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। इसमें आगे आपको लिखना है बाबू, लाओ त्से के अनुसार सच्ची शक्ति और ज्ञान तभी प्राप्त हो सकते हैं जब व्यक्ति अहंकार, लालच और महत्वाकांक्षाओं से मुक्त होकर ताओ के मार्ग पर चले। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, ठीक है। उन्होंने छोटे और सरल जीवन का समर्थन किया और कहा कि व्यक्ति को समाज के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। लाओ त्से के विचार ने चीन और अन्य पूर्वी एशियाई समाजों पर गहरा प्रभाव डाला और वे आज भी ताओवाद के अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, ठीक है। चले, ये रहे दोस्तों, मैंने आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको मैंने पूरा बता दिया बाबू, ठीक है। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है।
जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।